नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, जितने भी छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है, कम गलनांक के कारण फ्यूज तार बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। कम गलनांक के कारण फ्यूज तार बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है टीन लेड एलॉय, मतलब कि टीन सीसा मिश्र धातु, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्योंकि टीन और सीसा जो मिश्र धातु होता है इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे अधिक धारा आती है वैसे ही ये पिघल जाता है और परिपथ को सुरक्षित कर देता है। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है टीन सीसा मिश्र धातु का। और ए ऑप्शन दिया गया तांबा, मतलब कॉपर की बात की जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि तांबे की जो चालकता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो इसका गलनांक जो होता है बहुत ही अधिक होता है, तो इसलिए फ्यूज तार में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो उपयोग किया जाता है जो ओवरहेड लाइनें होती है और जो केबलें होती हैं उसमें किया जाता है। फ्यूज तार में इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया चांदी। तो साथियों चांदी जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा चालक माना जाता है, मतलब इसमें धारा जो होती है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रवाहित होती है, अच्छा चालक माना जाता है। लेकिन फ्यूज में इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। केवल आपका सही हो जाता है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है मेगर का। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, क्योंकि मेगर जो होता है हाई डीसी वोल्टेज देकर इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है। तो इसका उपयोग जो किया जाता है मोटर की केस में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर भी किया जाता है, और जो केबल और जो घरेलू वायरिंग होती है उसकी भी जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया ओ मीटर। तो ओ मीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है केवल धारा मापने के लिए किया जाता है। और सी ऑप्शन वाट मीटर दिया गया है, तो वाट मीटर जो होता है इससे शक्ति मापा जाता है। और डी ऑप्शन वोल्ट मीटर दिया गया है, तो वोल्ट मीटर केवल वोल्टेज मापता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। जैसे ऊष्मीय प्रभाव पे, या रासायनिक प्रभाव पे, या चुंबकीय प्रभाव पे, या प्रकाश प्रभाव पे। तो ये काम करता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय प्रभाव पे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मोटर में धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसके बाद क्या होता है टार्क उत्पन्न होता है, टार्क पैदा होता है, और उसके बाद मोटर जो होती है घूमने लगती है। तो ये जो काम करता है चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका ए ऑप्शन दिया गया ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव जो होता है जैसे कि हीटर हो गया, जो प्रेस होता है इस्त्री जिसको बोलते हैं आप, उसमें ये उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव जो होता है ये बैटरी में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो बैटरी होती है उसमें ये रासायनिक प्रभाव काम करता है। और डी ऑप्शन दिया गया प्रकाश प्रभाव। तो प्रकाश प्रभाव के अंतर्गत जो बल्ब आता है जो प्रकाश देता है, जैसे एलईडी हो गया, सीएफएल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रकाश प्रभाव पे आधारित होती हैं।
बाकी जो हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके अनुसार चलें तो हमारा यहाँ पे केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। साथियों, इसकी एसआई इकाई कूलाम होती है। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि कूलाम जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है और एक कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। क्लियर है, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन एम्पियर दिया गया है, तो एम्पियर जो है धारा की इकाई है। और वोल्ट दिया गया है तो ये तो विभवांतर की इकाई है। और डी ऑप्शन ओम दिया गया है तो ये प्रतिरोध की इकाई है। क्लियर है, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो एसी को डीसी में जो बदलता है उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर डायोड की सहायता से एसी जो होता है, ध्यान से देखिएगा, एसी जो होता है इसको डीसी में ये परिवर्तित करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। तो रेक्टिफायर डायोड की सहायता से ये एसी को डीसी में बदलता है। और इसका उपयोग की बात करें तो जो इस समय चार्जर आपको देखने को मिल रही है उसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और डीसी जो पावर सप्लाई होती है उसमें भी उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये केवल वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम करता है, ये कोई परिवर्तन नहीं करता है। और सी ऑप्शन दिया गया इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को एसी में बदलता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को क्या करता है कि एसी में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन चॉपर दिया गया है। तो चॉपर क्या करता है, ये डीसी जो वोल्टेज होता है इसको केवल कंट्रोल करना इसका काम होता है। ये कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सभी ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं सभी ऑप्शन का अलग अलग उपयोग है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की गणना के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति का नियम। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर लॉ। अब इसके बारे में समझ लिए। पावर मतलब यहाँ पे शक्ति की बात की जा रही है। और पावर का सूत्र क्या होता है? पावर का सूत्र होता है P बराबर वी आई। तो शक्ति की गणना जो है P बराबर वी आई से की जाती है। और यही जो नियम होता है जो विद्युत शक्ति से संबंधित होता है और यही को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है इसको करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों। और ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया ओम का नियम। तो ओम का नियम तो सबको मालूम है। ये जो आपका ओम का नियम है ये भी में, आई में और आर में केवल संबंध बताता है। मतलब कि वोल्टेज में, धारा में और रेजिस्टेंस में केवल ये संबंध बताता है। इसका पावर से कोई मतलब नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम। तो फैराडे का जो नियम है ये विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का नियम है उससे संबंधित है। और डी ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम। तो ये जो प्रेरित धारा है उसकी केवल दिशा बताने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही हो जाता है वो केवल ऑप्शन बी होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत शक्ति जो मापा जाता है वो यहाँ पे वाट मीटर, जो कि यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दिया गया वाट मीटर। क्योंकि वाट मीटर जो होता है ये एसी, ध्यान रखिएगा, एसी और जो डीसी होता है ये दोनों परिपथों में काम करता है। मतलब दोनों परिपथों में ये विद्युत शक्ति मापता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर।
तो वोल्ट मीटर जो होता है ये केवल वोल्टेज मापता है। और सी ऑप्शन ओमीटर दिया गया है तो ये केवल धारा मापता है। और डी ऑप्शन दिया गया ओम मीटर तो ये केवल प्रतिरोध मापता है। ध्यान रखिएगा, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा माने KWH में किस राशि को मापा जाता है। तो राशि की बात करें साथियों तो ये ऊर्जा जो कि एनर्जी को मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि KWH की यहाँ पे बात किया गया, किलोवाट घंटा की बात किया गया, तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है। तो बिजली का जो बिल होता है, बिजली जो यहाँ पे खपत होती है उसके आधार पर ये जो निकाला जाता है KWH में ही निकाला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और यहीं पर ए ऑप्शन दिया गया पावर मतलब शक्ति। तो शक्ति की जो इकाई होती है वाट होती है या किलोवाट होती है, ये दोनों होती है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा, तो धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज, तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। नोट कर लीजिएगा, हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनर्जी ऊर्जा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक किस चालक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक यदि उपयोग की हम बात करें तो तांबा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायरिंग में ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जा रहा है। एल्युमिनियम नहीं किया जा रहा है, न यहाँ पे लोहा किया जा रहा है, और नाइक्रोम तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा तांबा। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन क्यों लगाकर पूछ सकता है कि तांबा का ही प्रयोग क्यों किया जा रहा है घरेलू वायरिंग में, तो आप एक बात बोलिएगा, क्योंकि तांबा जो होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो तांबा कम प्रतिरोध वाला होता है और अधिक चालकता होता है, तो ये अच्छा एक तरह से चालक माना जाता है और ये मजबूत भी होता है। तो घरेलू वायरिंग के लिए सबसे अधिक इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया लोहा, तो लोहे का प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि धारा इसमें आसानी से प्रवाहित तो हो जाती है लेकिन बहुत ही जल्द इसमें जंग लग जाता है और ये खराब हो जाता है। चांदी तो महंगा है, ऐसे ही हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये अच्छा चालक है चांदी, लेकिन काफ़ी महंगा है, इसलिए हम इसका वायरिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन नाइक्रोम दिया गया है, तो नाइक्रोम का उपयोग जो किया जाता है हीटर में किया जाता है, ये हर जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर। जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का सिद्धांत है उसी पे काम करता है। तभी तो कहा जाता है कि प्राथमिक कुंडली के बदलते और चुंबकीय फ्लक्स से द्वितीय कुंडली में ईएमएफ प्रेरित होता है, इसी को लेकर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रिक इस्त्री, मतलब प्रेस की बात किया जा रहा है। तो इस्त्री जो होता है, प्रेस जो होता है, ये जूल के जो उष्मीय प्रभाव है, हीटिंग जो इफेक्ट का रूल है, उस पे ये काम करता है। और सी ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रिक हीटर, तो हीटर भी क्या करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है। और ताप दीप्त बल्ब की बात करें तो ताप दीप्त बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय के प्रेरण सिद्धांत पे काम नहीं करता है। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव होता है। जैसे कॉपर दिया गया, तो तांबे का जो यहाँ पे ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर इसका जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है, तो ये धनात्मक के अंतर्गत आता है, ऋणात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका पहला ये ऑप्शन गलत होगा। और बी ऑप्शन एल्युमिनियम दिया गया है, तो एल्युमिनियम का भी ताप गुणांक क्या होता है,
धनात्मक ही होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी कार्बन की हम बात करें साथियों, तो कार्बन का जो ताप गुणांक होता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि जैसे ही इसमें ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने पर इसका जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन सी। और चांदी की बात करें तो चांदी का ताप गुणांक भी क्या होता है, यहाँ पे ऋणात्मक ही होता है, तो इसका ताप गुणांक भी क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है। लेकिन इसका उपयोग जो किया जाता है थारिस्टर में और एनटीसी में नहीं किया जाता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो ये केवल आपका कार्बन का होता है। क्लियर है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चांदी का भी धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वहन करने वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों प्रयोग किया जाता है फ्लोमिंग का बायां हाथ नियम। जी हाँ, फ्लोमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, जिसको हम फ्लोमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से भी जानते हैं, तो ये मोटर के सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है बल की दिशा बताने में काम आता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वहन करने वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस या कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। तो फ्लोमिंग का यहाँ पर आपका हो जाएगा बाएं हाथ का नियम, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे फ्लोमिंग का दाएं हाथ का भी नियम दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ये जो नियम होता है जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसकी दिशा ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम। तो लेंज का जो नियम होता है ये केवल प्रेरित धारा की दिशा बताता है। और डी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम। तो ये ऊष्मा जो उत्पादन होता है उससे इसका संबंध होता है, इसका यहाँ पे दिशा से संबंधित नहीं होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया गया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, मतलब कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है। बाकी इससे यहाँ पे कम आपका तांबा आता है, उससे कम यहाँ पे एल्युमिनियम आता है। सोना तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोना भी अच्छा चालक है, लेकिन चांदी जो है इससे यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है श्रेणी परिपथ में कौन सी राशि स्थिर रहती है, जैसे वोल्टेज या धारा या शक्ति या प्रतिरोध। तो ये होता है आपका धारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि श्रृंखला परिपथ में जो अवयव होता है वो सभी अवयव से समान धारा प्रवाहित होती है, मतलब कि प्रत्येक जो अवयव होता है उससे क्या होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी को लेकर ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रेणी परिपथ में कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो धारा स्थिर रहती है। बाकी वोल्टेज जो होता है ये अलग अलग प्रतिरोधों पर विभाजित हो जाता है, और शक्ति क्या होता है ये भी अलग अलग, जो यहाँ पे शक्ति होता है वो अलग अलग होता है। और प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो होता है उसका मान भी अलग अलग होता है। तो इसमें जो स्थिर होता है वो केवल यहाँ पे धारा होता है, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो ये आपका होता है किलोवाट घंटा, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिजली का जो बिल है यू यूनिट में या किलोवाट आवर में इसी के आधार पर बनाया जाता है। तो ये आपका सही होता है ऑप्शन सी। जूल तो कहना गलत होगा, जैसे ए ऑप्शन दिया गया, क्योंकि ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी जूल होती है, ये व्यावसायिक इकाई नहीं है। और यहाँ पे वाट दिया गया तो ये तो शक्ति की इकाई है, और बोल्ट दिया गया तो ये विभवांतर की इकाई है। क्लियर है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 46 को।
जिसमें पूछा जा रहा है परिपथ को बिना तोड़े एसी धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों उपयोग किया जाता है क्लैंप मीटर का। क्लैंप मीटर का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि क्लैंप मीटर जो होता है चालक को बिना काटे, ध्यान रखिएगा, बिना काटे एसी धारा मापने का काम करता है। तो ये जो होता है रख रखाव में भी अच्छा होता है और ये काफ़ी उपयोगी भी होता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट आंसर मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया ओ मीटर, तो ओ मीटर को सीरीज में जोड़ना पड़ता है, और वाट मीटर जो है ये तो शक्ति मापने का काम करता है, और मेगर जो होता है ये केवल इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के काम में आता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 47, जिसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग में सामान्यतः किस प्रकार का तार उपयोग किया जाता है। तो घरेलू वायरिंग में साथियों इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेटेड तांबे का तार, मतलब पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं पीवीसी इंसुलेटेड तांबे का तार जो होता है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जो कि सुरक्षित माना जाता है, और ये मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है, और ये अच्छा चालक भी है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी नंगा तांबे का तार तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाइक्रोम का भी तार इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से इससे जो होता है ऊर्जा निकलती है, हीटिंग होता है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया जीआई तार, तो जीआई तार जो होता है ये अर्थिंग और फेसिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ये सब में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये व्यक्त किया जाता है केवल ओम के नियम पे। जी हाँ, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, क्योंकि ओम का नियम जो है, जैसे ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, और आर आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का संबंध बताता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ओम के नियम के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाता है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है ओम में किस विद्युत राशि को मापा जाता है, जैसे प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज या शक्ति। तो इसमें आपका पहला सही हो जाता है प्रतिरोध, क्योंकि ओम जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, और ये धारा के प्रवाह का विरोध करती है, और विरोध करने की क्षमता को दर्शाता भी है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यदि धारा की बात करें साथियों, तो धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है, और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, और शक्ति की बात करें तो शक्ति की इकाई वाट होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का, जिसको शॉर्टकट में एमसीबी बोला जाता है। जी हाँ, क्योंकि एमसीबी जो होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये खुद को, मतलब कि स्वयं को टिप कर देता है, यानी टिप करने का मतलब ये काट देता है, परिपथ की सुरक्षा करता है। तो टिप होने के बाद जो है इसे आप ऑन भी कर सकते हैं, तो ये इसमें यहाँ पे सुविधा देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, एमसीबी। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एमसीबी उपयोग किया जाता है। यहीं यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया स्विच। तो स्विच का इस्तेमाल केवल ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
और लैंप की बात करें तो ये तो प्रकाश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रतिरोधक की बात करें साथियों, तो प्रतिरोधक जो होता है ये धारा को सीमित करता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है, बिना आवृत्ति बदले एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर का। जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो होता है, पहले तो आप जान लीजिए, ये फैराडे की विद्युत चुंबकीय का जो प्रेरण सिद्धांत है उस पे काम करता है और ये एसी वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाने का भी काम करता है। लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आवृत्ति की ही बात किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी की ही बात किया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें ये यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं बदलता है, मतलब ये घटाने और बढ़ाने का काम नहीं करता है। और इसका उपयोग जो कहाँ पे किया जाता है, तो पावर स्टेशन में, सब स्टेशन में, और जो वितरण प्रणाली होती है उसमें किया जाता है, चार्जर में भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें भी किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बिना आवृत्ति बदले एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है केवल ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा। वहीं यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का काम होता है केवल एसी को डीसी में बदलने का, वोल्टेज परिवर्तन से इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया इन्वर्टर, तो इन्वर्टर क्या करता है, अलग प्रकार के जो विद्युत परिवर्तन होता है उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि एसी से डीसी हो गया, डीसी से आपका डीसी हो गया, ये इसमें परिवर्तन करने का काम करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया कन्वर्टर, तो कन्वर्टर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के जो विद्युत परिवर्तन होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है फ्रिक्वेंसी को लेकर, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। केवल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चालक का कौन सा गुण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है? तो ये आपका होता है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या करता है साथियों, ये जो है आपका ये गुण इसमें देखने को मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का ही विरोध करता है। और इसकी जो एसआई इकाई होती है जिसको हम ओम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसका सिंबल कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। ये आपका है, ये विद्युत परिपथ का एक तरह से यहाँ पे विश्लेषण है इसका, जो कि ये क्या करता है, ये चालक का पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा गुण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो ये आपका प्रतिरोध है। बाकी हम चालकता की बात करें तो चालकता जो है ये प्रतिरोध का बिल्कुल यहाँ पे व्युत्क्रम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है धारा को कितनी आसानी से प्रवाहित कर सकता है, ये आप चालकता से समझ सकते हैं। लेकिन प्रतिरोध जो है इसका विरोध करता है और इसी को लेकर ये प्रश्न है, तो ऑप्शन बी सही होगा। धारिता की बात करें तो धारिता जो है विद्युत आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, इसका संबंध एक तरह से कैपेसिटर से होता है, ये बताता है। और डी ऑप्शन दिया गया प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा संग्रहित होती है उस संग्रहित करने का गुण इसमें देखने को मिलता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो एसी परिपथ में ये धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, लेकिन प्रतिरोध से इसका कोई संबंध नहीं है, वो भी सामान्य प्रतिरोध से, तो ये गलत है। केवल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने के लिए हमेशा हम ओमीटर का उपयोग करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओमीटर का। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ओमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है और ये हमेशा जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सीरीज में जोड़ा जाता है। किस क्रम में साथियों? सीरीज में, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का उपयोग केवल वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है और इसे हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है। और वाट मीटर की बात करें तो वाट मीटर जो है ये विद्युत शक्ति को मापने का काम करता है और ये धारा में तो बिल्कुल इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है। और मेगर के बारे में आपको मालूम ही है, मेगर जो है इंसुलेशन प्रतिरोध मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
विद्युत वायरिंग में इंसुलेशन सामग्री के रूप में सबसे अधिक किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पीवीसी का किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आपका जो ए दिया गया ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पीवीसी जो है एक तरह से यहाँ पे अच्छा इसको माना जाता है विद्युत चालकता, जो कि नमी रोधी पदार्थ है ये। तो तारों को एक तरह से शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट जो होता है उसको बाहरी क्षति से सुरक्षित रखता है। तो घरेलू वायरिंग में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। और बी ऑप्शन दिया गया कॉपर। तो कॉपर जो होता है ये अच्छा चालक होता है, लेकिन इसका उपयोग तार के कंडक्टर के रूप में नहीं किया जाता है, खासतौर पे इंसुलेशन के रूप में बिल्कुल भी नहीं। और सिल्वर चांदी की बात करें तो चांदी तो सबसे अच्छा चालक माना जाता है, लेकिन महंगा होता है, और महंगा होने के कारण जो होता है ये सामान्य वायरिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, खास तौर पे कंडक्टर के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को कौन सा नियम स्पष्ट करता है? जैसे जूल का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या फैराडे का नियम। देखिए एक एक करके यहाँ पे समझिए। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जूल का नियम, क्योंकि जूल का नियम ही कहता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि जूल का नियम जो है H बराबर आई स्क्वायर आर टी के समानुपाती होता है। और यही सिद्धांत जो होता है इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इस्त्री हो गया, गीजर हो गया, या इलेक्ट्रिक जो केतली होती है उन सब में यहाँ पर देखने को मिलता है। और बी ऑप्शन दिया गया ओम का नियम। तो ओम का नियम केवल वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताने का काम करता है। इसका उपयोग ऊष्मा उत्पादन की गणना में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तो ये आपका गलत है। और किरचॉफ के नियम की बात करें तो किरचॉफ का जो नियम होता है ये काफ़ी जटिल होता है, जो कि विद्युत परिपथ में धारा हो गया, वोल्टेज हो गया और यहाँ पे करंट हो गया, इसकी एक तरह से विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। और फैराडे के नियम की बात करें तो फैराडे का जो नियम होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ट्रांसफार्मर जो होता है और जो जनरेटर होता है उसके कार्य सिद्धांत से इसका संबंध होता है, बाकी अदर में बिल्कुल भी नहीं। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एसी परिपथ में विद्युत आवृत्ति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मापने के लिए हम उपयोग करते हैं साथियों फ्रीक्वेंसी मीटर का। जी हाँ, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मीटर। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है ये एसी सप्लाई की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापता है, जिसको हम HZ के अंतर्गत इंडिकेट करते हैं। HZ मतलब कि हर्ट्ज। हर्ट्ज का मीनिंग क्या होता है? HERTZ, और शॉर्टकट में इसको हम HZ यहाँ पे हर्ट्ज लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें मापा जाता है, जो कि भारत में जो सामान्य घरेलू जो औद्योगिक सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज जो कहा जाता है। तो इसमें जो आपको हर्ट्ज देखने को मिल रहा है यही हर्ट्ज है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उपयोग की बात करें साथियों तो इसका उपयोग जनरेटर में भी किया जाता है, सब स्टेशन में भी किया जाता है, जो विद्युत परीक्षण होता है, जो प्रयोगशाला होता है वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत कौन सा उपकरण विद्युत को विद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है? जैसे कैपेसिटर। हालांकि आपका कैपेसिटर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है दो चालक प्लेटों के बीच एक तरह से विद्युत क्षेत्र बनाता है और विद्युत क्षेत्र बनाकर ऊर्जा संग्रहित करने का काम करता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में संग्रहित करता है? तो कैपेसिटर ही करता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पावर फैक्टर सुधारने में, फिल्टर सर्किट में, टाइमर में और इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। वहीं आपका बी ऑप्शन इंडक्टर दिया गया है। तो इंडक्टर जो होता है ये प्रतिरोधक ऊर्जा संग्रहित नहीं करता है, बल्कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट करता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और
प्रतिरोधक यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो प्रतिरोधक जो होता है ऊर्जा संग्रहित ये भी नहीं करता है, बल्कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट करता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन आपका ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो है ऊर्जा संग्रहित करने वाला उपकरण बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण होता है उसको एसी ऊर्जा के रूप में एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बदलने का केवल काम करता है, ये नोट कर लीजिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता की एसआई इकाई क्या है? तो धारिता की एसआई इकाई होती है फैराड। जी हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फैराड जो है धारिता की एसआई इकाई है। और एक फैराड वो धारिता होता है जिसमें 1 वोल्ट लगाने पर 1 कूलाम आवेश संग्रहित होता है। मतलब कि इसको जो इंडिकेट किया जाता है, जैसे आपने कैपेसिटर देखा होगा, तो कैपेसिटर को किस में मापा जाता है? माइक्रो फैराड में मापा जाता है। ये आपका कुछ इस प्रकार होता है, माइक्रो फैराड में मापा जाता है। तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे है। नैनो फैराड का नाम आपने सुना होगा, पिको फैराड का नाम आपने सुना होगा, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। और यहीं पर ए ऑप्शन हेनरी दिया गया है, तो हेनरी जो है ये प्रेरकत्व जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं उसकी एसआई इकाई है। और यहाँ पे सीमेंस दिया गया सी ऑप्शन, तो ये जो है साथियों सीमेंस चालकता की एसआई इकाई है। और डी ऑप्शन दिया गया वेबर, तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। क्लियर है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में किया जाता है, मोटर में किया जाता है और जनरेटर में भी किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये तो परिवर्तन करने का काम जनरेटर का ही होता है, क्योंकि जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का सिद्धांत है ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसमें होता है टरबाइन और इंजन, इससे जो प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मोटर की बात करें तो मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। एक दूसरे के अपोजिट ये हैं, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर तो ऊर्जा परिवर्तन नहीं करता है। और रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर जो होता है ये एसी को डीसी में परिवर्तन करने का काम करता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है रो प्रतीक किस विद्युत राशि को दर्शाता है? जो कि रो जो होता है जैसे आपने एक सूत्र यहाँ पे याद किया होगा, आर बराबर होता है रो एल अपान ए। ठीक है, ये सूत्र आपने देखा होगा जिसमें कहा जाता है कि जो प्रतिरोध है उसका जो प्रतीक होता है रो होता है, और एसआई जो इकाई होता है ये आपका ओम यहाँ पे मीटर में होता है। तो ये जो होता है रो, जो कि प्रतिरोध की गणना जो की जाती है रो बराबर आर बराबर रो एल अपान ए में की जाती है। तो उसमें जो यहाँ पे रो है उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाता है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया रजिस्टिविटी, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है साथियों? तो इसमें मैंने यहाँ पर 30 से लेकर, ठीक है, 30 से लेकर यहाँ पर मैंने आपको 60 तक क्वेश्चन बताया है, जो कि और भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।